हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शाह सर। स्वागत है आपका फिर से एक बार पॉलीमर के सेकंड पार्ट में। लास्ट पार्ट में हमने क्या क्या देखा था वो थोड़ा सा रिवीजन कर ले। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है। फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जो 5 टाइप पे डिपेंड करता है: सोर्स, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोलिकुलर फोर्सेस और ग्रोथ। तो वन बाय वन हमने वो भी देखा था कि सोर्स में नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, और स्ट्रक्चर में 3 टाइप: लीनियर या 1 डायमेंशनल, ब्रांच या 2 डायमेंशनल, और क्रॉस लिंक नेटवर्क या 3 डायमेंशनल। फिर हमने 2018 के नीट का क्वेश्चन भी देखा था। और फिर बाद में हमने देखा था मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसके 2 टाइप थे: एडिशन या चेन ग्रोथ, कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ, और उनमें 2 टाइप थे: होमो और को। फिर हमने देखा था मोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर क्लासिफिकेशन पॉलीमर का, जिसमें हमने देखा था इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। फिर हमने फिफ्थ क्लासिफिकेशन देखा था ग्रोथ के ऊपर, जो चेन ग्रोथ यानी एडिशन और स्ट्रेप ग्रोथ यानी कंडेंसेशन। उसके बाद हमने देखा था कि पॉलीथीन 2 टाइप के होते हैं, या फिर पॉलीमर भी कहा जा सकता है उसे: लो डेंसिटी पॉलीमर या हाई डेंसिटी पॉलीमर। और हमने देखा था जिगलर नाटा कैटलिस्ट। फिर हमने देखा था पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कितने टाइप के हैं: एक एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन में हमने देखा था आयोनिक और फ्री रेडिकल, कटायोनिक और अनायनिक। फिर स्टेप्स इन पॉलीमराइजेशन में हमने देखा था चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। फिर हमने रबर के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी: नेचुरल रबर, वल्कोनाइज रबर और सिंथेटिक रबर। फिर हमने देखा था बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर किसे कहा जाता है, मोलार मासेस क्या होते हैं। फिर हमने नीट 2019 के एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। और नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया था नेचुरल रबर हैज़, उसका भी हमने सॉल्यूशन देखा था। और आज हम फिर शुरुआत करेंगे नए पॉइंट की, जिसमें आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के जो बात का जो पार्ट है। दोस्तों, क्लासिफिकेशन के बाद का जो पॉइंट है वो है पॉलीमर का सिंथेसिस और उसके यूजेस। तो शुरुआत करेंगे हम पॉलीमर की। एनसीईआरटी के बुक में हर जगह अलग अलग से क्लासिफिकेशन दिया गया है, लेकिन मैंने मेरी ये स्लाइड्स में थोड़ा सा चेंजेस करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीखने के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। जैसे कि अभी ये स्लाइड के ऊपर आपको 6 पॉलीमर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो शुरू करते हम पहले पॉलीमर के बारे में, सिंथेसिस कैसे किया जाए। ये है जो फर्स्ट दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है CH2CH2, इसको कहते हैं हम इथीन। तो मैंने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जो बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो ये 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन को जोड़ के इथीन तैयार करते हैं, तो ये फर्स्ट टाइप है। और ये पॉलीमराइजेशन में जाके हमें देंगे पॉलीथीन, यानी इथीन से पॉलीथीन। और ये जो सेकंड टाइप दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर जो सभी के सभी ये जो हाइड्रोजन है वो अगर हम रिप्लेस कर देते हैं फ्लोरीन से, तो उसका नाम हो जाएगा टेट्रोफ्लोरोइथीन। और ये टेट्रोफ्लोरोइथीन से बन जाएगा टेफ्लॉन। और यहाँ पर हाई प्रेशर भी लगता है, और ये इसे हम कह सकते हैं, इसे टेट्राफ्लोरोइथीन कहते हैं। और अगर इसका पॉलीमर का नाम देखे जाए तो पॉली टेट्रोफ्लोरोइथीन बोलेंगे हम इसे। ठीक है। और अब जब ये 1 नंबर का हाइड्रोजन अगर हम हटा के अगर वहाँ साइनाइड लगा देते हैं, तो वो मोनोमर का नाम हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन में जाता है तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल तैयार करता है। और यहाँ पर इसका हम ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का यूज़ हम वूल बोलकर कर सकते हैं, तो इसे सिंथेटिक वूल भी कहा जाता है। ये फाइब्रस होता है, ऑर्लॉन और एक्रिलेन भी इसे कहा जा सकता है। और यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो इथीन का जो स्ट्रक्चर है और ये पॉलीथीन का जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो ये टूटकर आधा इधर और आधा इधर लग गया है, तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा। और जब हम टेट्राफ्लोरोइथीन में जब हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं,
तो टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर सभी फ्लोरीन लग जाएंगे, 4 के 4 फ्लोरीन। और जब यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम साइनाइड लगाते हैं तो सेम स्ट्रक्चर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का होगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के जगह साइनाइड होगा। उसी तरह जब यहाँ पर एक नंबर पे क्लोरीन लगेगा तो हम उसे कहेंगे विनिल क्लोराइड, और फिर इसे कह देंगे हम पॉलीविनिल क्लोराइड यानी कि पीवीसी। और ये पीवीसी कहाँ यूज़ किया जाता है, तो रेन कोट, हैंड बैग, वाटर पाइप, यहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है। और अभी हम अगर फिफ्थ देखेंगे तो ये हाइड्रोजन के जगह हमने CH3 लगाया है, तो हाइड्रोजन की जगह CH3 लगाने के बाद वो मोनोमर का नाम हो गया प्रोपीन, और प्रोपीन से तैयार होगा पॉलीप्रोपीन। और ये पॉलीप्रोपीन कहाँ यूज़ किया जाता है, रोप्स में, टॉयज़ में, पाइप्स में, फाइबर्स में इसका यूज़ किया जाता है। और अभी ये छठे नंबर का मोनोमर है स्टायरीन। तो ये हाइड्रोजन के जगह अगर हम C6H5 यानी बेंजीन रिंग लगा देते हैं तो ये हो जाता है स्टायरीन, और स्टायरीन से तैयार होगा पॉलीस्टायरीन। और पॉलीस्टायरीन के यूजेस कहाँ पर है, वो इंसुलेटर बोल के एक्ट करेगा, रैपिंग टॉयज़, रैपिंग मटेरियल में, टॉयज़ में, रेडियो और टीवी सेट्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। 2019 में उड़ीसा में जो नीट की एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, द पॉलीमर दैट इज़ यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर वुल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर इज। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, मेलामाइन, नाइलॉन 66, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और बुनायन। अगर हम पिछले साइड के ऊपर जाके देखते हैं तो ये एक्रिलोनाइट्राइल का पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल तैयार हुआ था और ये वुल बोलकर यूज़ हुआ था। तो एनसीईआरटी के बुक में से ये क्वेश्चन लिया गया है और सही ऑप्शन है इसका सी यानी कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। आप देख सकते हैं राइट आंसर इज द C1। दोस्तों ये स्लाइड में हम देखेंगे कि 1,3 ब्यूटाडाइन और ये इथीन टाइप है और यहाँ पर S है। ये यस अगर हम C6H5 लगाते हैं तो ये हो जाएगा स्टायरीन, और ये 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन मिलके जो पॉलीमर तैयार करेगा उसका नाम होगा बुनायस। ठीक है, ब्यूटाडाइन स्टायरीन पॉलीमर उसे कहा जाता है। ठीक है, अब ये स्टायरीन के यूजेस कहाँ कहाँ है, फुटवेयर्स में, हाँ फुटवेयर कंपोनेंट बनाने में यूज़ होता है, ऑटो टायर्स में, फ्लोर टाइल्स में, केबल इंसुलेशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर ये एस के जगह अगर हम CN लगाते हैं तो वो मोनोमर का नाम हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल, और इससे जो तैयार होगा उसको हम कहेंगे बुनाएन। ये बुनाएन ऑयल सील टैंक में लाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी देखो ये है क्लोरोपिन, जैसा कि हमने पहले देखा था पहले पार्ट में, आइसोप्रीन में जो 1,3 ब्यूटाडाइन था और यहाँ Cl बताया गया है, तो ये Cl के जगह वहाँ पर CH3 था, वो था 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन यानी आइसोप्रीन, वो था नेचुरल रबर में मोनोमर, और ये है क्लोरोप्रीन यानी कि ये है सिंथेटिक रबर। इसका हम तैयार करेंगे, क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होने के बाद हमें मिलता है नियोप्रीन, और नियोप्रीन ये सिंथेटिक रबर है। ये रेजिस्टेंस टू वेज एंड मिनरल ऑयल्स है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो कन्वेयर बेल्ट्स में, हाँ हाउसेस में और गैस्केट्स में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे नायलॉन फैमिली से रिलेटेड पॉलीमर। नायलॉन में अमाइड लिंक होती है। अब इसके 3 पॉलीमर हमारे सिलेबस को है, एक है नायलॉन 66, नायलॉन 6 और नायलॉन 26। तो 1 बाय 1 हम ये देखेंगे। नायलॉन 66 में क्या होता है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन, ये दोनों का कंडेंसेशन होकर जो हमें पॉलीमर मिलता है उसका नाम होता है नायलॉन 66। नायलॉन 66 इसका नाम, ये जो एडिपिक एसिड में 6 कार्बन है और हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन में जो 6 कार्बन है उनसे दिया गया है। और ये नायलॉन इसलिए है क्योंकि इसमें ये अमाइड लिंकेज होती है, और अमाइड लिंकेज तैयार होती है NH2 दैट इज़ अमाइन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप यानी COH ग्रुप। और इसके यूजेस कहाँ हैं, तो टेक्सटाइल में इसका यूज़ होता है, ये ब्रिटल होता है, ब्रशेस में यूज़ किया जाता है, शीट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो पॉलीमर है नायलॉन फैमिली से, वो है
नायलॉन 6। नायलॉन 6 के लिए जो मोनोमर है उसका नाम है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम जब पॉलीमराइजेशन में जाता है तो तैयार करता है नायलॉन 6। इसके यूजेस है टायर्स, कार्ड्स, फाइबर, रूस में इसका यूज़ किया जाता है। और थर्ड टाइप पॉलीमर है जो नायलॉन 2 नायलॉन 6 जो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, उसका क्वेश्चन भी आया था, नायलॉन 2,6। तो नायलॉन 2,6 में जो मोनोमर यूज़ किया गया है वो है ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो यहाँ पर ये ग्लाइसिन में सिर्फ 2 ही कार्बन हैं, इसलिए नायलॉन 2 इसका, और जो अमाइनो कैप्रोइक एसिड है इसमें 6 कार्बन है, इसलिए इसका 6। तो नायलॉन 2,6 या नायलॉन 2 नायलॉन 6 ये पॉलीमर ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड से बनता है और ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। नीट 2016 में जो सेकंड टेस्ट ली गई थी तो उसमें एक स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नायलॉन 6 पॉलीमर। तो यहाँ पर अगर आपने देखा है तो ये क्वेश्चन में से, जैसा कि हमने नायलॉन 6 में देखा है कि 6 कार्बन यूज़ होता है। अगर हम प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं तो इसमें एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायामाइन यहाँ पर यूज़ किया गया था। ठीक है, तो हमारे को 6 कार्बन का देखना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हेक्सामिथिलीन डायामाइन किधर किधर है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में तो हेक्सामिथिलीन डायामाइन नहीं दिख रहा है और सेकंड में भी वैसे ही नहीं है। थर्ड में यहाँ पर NH2 कुछ तो भी दिख रहा है, ये Cl है, लेकिन Cl का तो यहाँ पर काम ही नहीं है। तो जो लास्ट ऑप्शन है D, उसमें हमारे को ये दिख रहा है। देखिए राइट आंसर D है, यानी कि यहाँ पर ये 6 कार्बन हेक्सामिथिलीन डायामाइन के, और ये दो के बोले तो 4 कार्बन, और ये कार्बन और ये कार्बन, यानी कि 6 कार्बन एडिपिक एसिड से। इसी तरह नीट 2016 में जो सेकंड टेस्ट थी उसमें ये क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। ठीक है, और नीट 2019 में जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था, द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज नायलॉन 2 नायलॉन 6। ठीक है, दोस्तों ये स्लाइड में हम देखेंगे PHBV कैसा तैयार किया जाता है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, इसको मिलाकर हम तैयार करते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है PHBV और ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। पूरे NCERT में 2 ही बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है, एक PHBV और वो नायलॉन 2 नायलॉन 6, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है नायलॉन 2 नायलॉन 6 के ऊपर। और शायद ये नीट में ऐसा हो सकता है कि PHBV पे क्वेश्चन आ जाए, स्टार्टिंग मटेरियल पूछ लिया जाए। तो PHBV तैयार होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड से। और एक बात यहाँ पर PHBV में जो है वो है ईस्टर लिंकेज होती है, और यहाँ पर COOH यानी एसिडिक ग्रुप और OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर चाहिए होता है, और ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। अभी हम जाएंगे, नीचे दिख रहा है आपको, ये है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल के साथ अगर हम टेरिफ्थैलिक एसिड अगर मिलाते हैं तो हमें मिलेंगे टेरिलीन और डैक्रॉन, और ये ग्लाइकोल के साथ अगर हम थैलिक एसिड मिलाते हैं तो हमें मिलेगा ग्लेप्टॉल। तो ये 2 पॉलीमर जो है वो ग्लाइकोल के साथ यानी इथिलीन ग्लाइकोल के साथ मिलकर हम बना सकते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल लीजिए, टेरिफ्थैलिक एसिड लीजिए और आपको मिल जाएगा डैक्रॉन। और अगर हम इथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं और थैलिक एसिड लेते हैं तो हमें मिल जाएगा ग्लेप्टॉल। तो इस तरह से ये स्लाइड में हमने 3 पॉलीमर देखा है, एक तो PHBV, दूसरा है टेरिलीन या डैक्रॉन और तीसरा है ग्लेप्टॉल। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है दोस्तों। अब यहाँ पर आता है हम फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर। फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल एसिडिक या बेसिक कंडीशन में मिलाएं तो हमारे को ऐसे इंटरमीडिएट मिलेंगे। इनका हम पॉलीमराइजेशन में डालते तो पहले हमें नोवालैग, और फर्दर हम फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल यूज़ करते तो हमें मिलेंगे बैकेलाइड, जो कोम और बहुत सारे यूजेस में फोटोग्राफिक प्लेट्स में वगैरह रिकॉर्ड्स में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर हम यूरिया मिलाते हैं तो हमारे को मिलेगा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जो कप
और शीट बनाने में क्या है ना यूज़ होते हैं। मेलामाइन के साथ फार्मल्डिहाइड मिलकर तैयार कर सकता है रेजिन इंटरमीडिएट, और उसका पॉलीमराइजेशन करने के बाद हमारे को मिलेगा मेलामाइन पॉलीमर, जो अनब्रेकेबल कॉकरी में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह फॉर्मल्डिहाइड से ये एक चार्ट में बताया गया है कि फॉर्मल्डिहाइड से नोएलैक, नोएलैक से बैकेलाइट, फॉर्मल्डिहाइड से और यूरिया को लेकर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, और मेलामाइन पॉलीमर के लिए मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड यूज़ किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में जो हमने बताया है स्लाइड्स, उसका अगर आपको प्रिंटेड नोट्स अगर चाहिए है तो आप मुझे ये नंबर पर 9028998807 पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे वो नोट्स भेज कर दे दूँगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि मैं जब लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा तो आपको मालूम हो जाएंगे। और इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी ये चैनल के माध्यम से नीट का स्टडी कर पाए। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी नीट के एग्ज़ाम हुए हैं 2016 से लेके 2019 तक, सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के किताब में से ही आए हैं। तो ये जो मैंने स्लाइड बनाई थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, सभी क्वेश्चन जैसे कि मैंने पूरे क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं 2016 नीट फर्स्ट सेकंड से लेके 2019 के क्वेश्चन पेपर तक। और होप करता हूँ कि आगे भी अभी जो नेक्स्ट टेस्ट है 13 सितंबर को, तो वो भी उसमें पॉलीमर के ऊपर का जो क्वेश्चंस है वो भी एनसीईआरटी के किताब में से ही आएंगे और इसमें से ही आएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपको मेरे जो नोट्स है वो डायरेक्टली ही सेंड करूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।